आज का वीडियो में बॉन्ड्स एंड बैंक गारंटी इस सब्जेक्ट पे बनाने वाला हूं। बॉन्ड्स एंड बैंक गारंटी, बॉन्ड मतलब बाइंड करना हम, क्योंकि आपने बहुत सारे बॉन्ड्स देखे होंगे अलग अलग पर्पस के लिए। नॉर्मली इन रेगुलर हम हमें भी किस तरह से बॉन्ड्स देने पड़ते हैं कमर्शियल वर्ल्ड में, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें कुछ कुछ जगह पे हमारे डीलिंग्स में बॉन्ड्स देने पड़ते हैं। मतलब बॉन्ड्स मतलब हमें जो भी अमाउंट है, जो जिसको भी पेबल है, अगर हम उस समय में फॉरगो कर रहे हैं तो अमाउंट देने के लिए हम बाउंड है पार्टी को, ये मतलब होता है। और बैंक गारंटी या श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जो भी पर्सन है वो उसको सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट है करके उतनी अमाउंट के लिए पहले तो वो सॉल्वेंट होना चाहिए, बैंक से सर्टिफिकेट लिया जाता है और सीएबी सर्टिफिकेट देता है तो सॉल्वेंट के लिए कि ही इज अ सॉल्वेंट, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और वो उतनी अमाउंट के लिए श्योरिटी देता है जो अमाउंट उसकी सॉल्वेंसी से नीचे है। इसके अलावा बैंक गारंटी, तो श्योरिटी या सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी मतलब बैंक गारंटी, तो सिक्योरिटी देते समय आपको बैंक में उतना पैसा रखना पड़ता है जितने अमाउंट का बॉन्ड है, उस जनरली उसके परसेंटेज में ऑथोरिटीज बॉन्ड ले बैंक गारंटी लेती है। तो बैंक गारंटी मतलब इनकेस अगर डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है, उस समय ऑन बिहाफ ऑफ द बॉन्डर, जिसने भी बॉन्ड दिया है, बैंक जो पर्सन है जिसको पेमेंट करना है उसको पेमेंट के लिए बाउंड हो जाती है बाय गिविंग द बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी जनरली डिपेंड्स अपॉन जो भी बॉन्ड हम बनाते हैं उसमें, कभी कभी वो 100% रहती है, कभी कभी 25% रहती है, कभी 15% रहती है ऑफ द बॉन्ड अमाउंट। लेकिन बॉन्ड है तो ऑलरेडी एक लीगल जो बाइंडिंग है वो आ जाती है पार्टी पे। उसके अलावा बैंक गारंटी की कम से कम बैंक गारंटी से उतनी अमाउंट वसूल की जाए जो बैंक ने गारंटी दी है। बाकी अमाउंट जो बॉन्ड, तो उसके लिए लीगल कोर्ट ऑफ लॉज है। तो कस्टम्स और आईजीएसटी मतलब जीएसटी, ये दोनों अथॉरिटीज के जो टैक्सेस है और ड्यूटीज है, ये अगर हम फॉरगो करना चाहेंगे, फॉरगो मतलब पेमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि सर्टन स्कीम का हमें लाभ लेना है। जब हम सर्टन स्कीम्स का लाभ लेना है उस समय में हम वो अमाउंट उतनी जो ड्यूटी हमें पे या टैक्स हम पे आ रहे हैं वो हम फॉरगो करेंगे, और जो स्कीम का जो कंडीशंस है वो फुलफिल करेंगे, तो हमें कुछ भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो भी है या उस कंडीशंस के मुताबिक हम ये करते, तो हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और हमें कुछ भी अमाउंट पेबल नहीं होगी। आइदर बॉन्ड या बीजी दोनों दिया है, या सिक्योरिटी दिया है, या श्योरिटी दिया है, तो भी हम पे कुछ एनफोर्समेंट नहीं होगा उसका, जो भी बॉन्ड दिया है। लेकिन अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो अमाउंट जो है, जो ऑब्लिगेशन है हम पे फुलफिल नहीं करते हैं, तो हम बॉन्ड भी रिवोक हो जाता, बॉन्ड भी इनवोक हो जाता है। और जैसा ही बॉन्ड इन्वोक होता है तो बैंक गारंटी भी इन्वोक हो जाती है, और फिर बैंक गारंटी में जितना पैसा बैंक देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है जो भी पेई है उसको। तो ये होगा एक कंसेप्ट दोस्तों बॉन्ड देने का। अभी आईजीएसटी जो है कि अथॉरिटी जनरली, इसके पहले जब एक्साइज एक्ट था तो एक्साइज इस तरह के कुछ बॉन्ड्स लेते थे एक्सपोर्टर से और इंपोर्टर से, और कस्टम अथॉरिटी इस तरह के बॉन्ड लेती है एक्सपोर्टर इंपोर्टर से। हम देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में इस तरह के बॉन्ड लिए जाते हैं, तो और कौन से किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों। कि जिस समय में
नॉर्मल एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको दो ऑप्शंस है। एक तो उसे जो आईजीएसटी है वो पे करके एक्सपोर्ट करना है और आईजीएसटी का रिफंड लेना है, एक स्कीम हो गया। या फिर बॉन्ड देना है या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना है। जो बॉन्ड देना है उसको B1 बॉन्ड बोलते हैं, B1 बॉन्ड। और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उसको LUT, UT1 और लीगल अंडरटेकिंग या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इस तरह से पुकारते हैं। तो ये जो पहले एक्साइज अथॉरिटी थी उसको देना पड़ता था, अभी आईजीएसटी अथॉरिटी है उनको ये बॉन्ड देना पड़ता है क्योंकि यू आर फॉलोइंग द आईजीएसटी। तो इस तरह का, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट जो भी अमाउंट है उसको अमाउंट उस बॉन्ड में हमें डेबिट डालनी पड़ेगी। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, फुलफिल करेंगे हमारा ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपको बॉन्ड दिया, आप बॉन्ड दे रहे, ये इसीलिए दे रहे क्योंकि आपको एग्जेम्प्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आईजीएसटी अथॉरिटी जो है एक्सपोर्ट किया है उसका प्रूफ मांगती है। मतलब एक्साइज अथॉरिटी भी प्रूफ मांगती थी, आईजीएसटी अथॉरिटी भी प्रूफ मांगती है। तो जब आपका एक्सपोर्ट हो जाता है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है जिसे प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, वो आपको आईजीएसटी अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है। सो दैट जो बेनिफिट उन्होंने दिया है हमें इसका बॉन्ड बॉन्ड का, तो उसको स्क्वेयर अप करें। मतलब जितनी अमाउंट हमने, सपोज हमने 10 लाख का बॉन्ड, आप हमारा जो है वो 1 CR का बॉन्ड है, उसमें से आज हम 10 लाख का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो 10 लाख का एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, तो 10 लाख पे जो आईजीएसटी लगने वाला 18% से उतना हम डेबिट डालेंगे। ओके। उसके बाद जब एक्सपोर्ट हो जाएगा और जब प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपको, वो हम आईजीएसटी में सबमिट करेंगे जहां पे हमने बॉन्ड दिया है। और आईजीएसटी में सबमिट करने के बाद दे गिव अस द प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर नहीं भी देते हैं तो इट इज एज गुड एज उन्होंने स्टैम्प दिया, एज गुड एज वी हैव सबमिटेड द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। ये भी ऑनलाइन प्रोसेस हो गई आजकल। और तो ये जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो दैट दैट बिकम्स अ प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, एंड फिर हम जो डेबिट डालना था वो फिर रिक्रेडिट कर सकते हैं। तो दैट कीप्स ऑन डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ये बॉन्ड का कंसेप्ट है। तो हमें बॉन्ड जो अमाउंट B1 बॉन्ड जो जनरली रहता है एक्सपोर्टर्स के लिए और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर को कंसेशनल रेट पे मिलता है, पूरा एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। और फिर कंसेशन रेट 0.05% उनको जो अमाउंट है उतनी अमाउंट डेबिट डालनी पड़ती है और फिर उनको वो अमाउंट रिफंड भी मिलती है। जो भी हम अमाउंट डेबिट डालेंगे उसका रिफंड लेना पड़ेगा। लेकिन बाकी 100% -0.05 ये तो आपको आपको जो है कि वो तो बॉन्ड में चला गया अमाउंट। तो पार्शियल अमाउंट उनको जो है, पहले ऐसा नहीं था, पहले फुल अमाउंट जैसे मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर तो फुल अमाउंट डेबिट डाल सकते थे। अभी नॉर्मली उतना अमाउंट हम डाल के एक्सपोर्ट करते हैं कंसेशनल रेट पे। तो ये हो गया कि मर्चेंट एक्सपोर्टर को कंसेशनल रेट पे एक तो ड्यूटी भर के एक्सपोर्ट करना है या फिर बॉन्ड में डाल के उसको एक्सपोर्ट करना है बियॉन्ड बॉन्ड में। ये मर्चेंट और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट दोनों के लिए ये बॉन्ड बनाया जाता है। इसमें श्योरिटी और सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो 25% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट इतनी श्योरिटी देनी पड़ती है या सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ये बॉन्ड अमाउंट कैलकुलेट होती है एनुअल, आपका जितना भी एक्सपोर्ट रहेगा उस बेसिस पे आपको उसका कैलकुलेशन देना पड़ता है कि इतना एक्सपोर्ट रहेगा, इतनी ड्यूटी आएगी, वो बेसिस पे बॉन्ड बनाएंगे। कभी कभी अगर आप इंपोर्ट भी करने वाले हो गए ड्यूटी फ्री का, तो भी उसमें जोड़ना पड़ेगा उतना अमाउंट का ड्यूटी फ्री, और फिर उतना अमाउंट का आपको बॉन्ड लेना पड़ेगा। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एज वेल एज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, मतलब जितना रहेगा ये बेसिस पे आपको बॉन्ड अमाउंट कैलकुलेट की जाती है और उसके 25% आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। तो ये श्योरिटी जो है जो देनी है इस इधर श्योरिटी या सिक्योरिटी। श्योरिटी मतलब जो भी
और ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, जो भी है, तो आप जो है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन एज अ सॉल्वेंट होनी चाहिए। सॉल्वेंट मतलब कुछ भी कर्जा नहीं है या कुछ भी डेप्थ नहीं है जो कि आप वो इमीडिएट आपको एनफोर्सेबल हो सकती है। तो सीएसए सर्टिफिकेट मिलता है, बैंक भी सर्टिफिकेट देती है, और इस तरह से सॉल्वेंट आप अगर है तो फिर दैट अमाउंट, जितनी भी अमाउंट के लिए आप ये, तो बैंक या फिर सीए डाल के देता है कितने अमाउंट के लिए सॉल्वेंट है, वो बेसिस पे आप उतना अमाउंट के लिए किसी के लिए गारंटर रह सकते हैं। दैट बिकम्स अ श्योरिटी। श्योरिटी मतलब इट्स अ गारंटर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब उतनी अमाउंट की आपको फिजिकल अमाउंट बैंक में एफडी रखनी है, और फिर बैंक आपको बैंक गारंटी देती है। तो बैंक गारंटी मतलब आपने एफडी रखा, उसके बाद बैंक ने बैंक गारंटी दिया। बैंक गारंटी किसके नाम पे दिया? जो भी अथॉरिटी है, मतलब एक जीएसटी अथॉरिटी, उसके नाम पे बैंक गारंटी दिया। तो बैंक गारंटी जो है कि आपकी एफडी और बैंक गारंटी, इसका डेट जो है सिमिलर, को टर्मिनस रहेगा, तो एक ही डेट पे वो एक्सपायर होंगे। फिर आपको अगले इसमें जो है कि फिर रिन्यू करना पड़ेगा। तो अगले साल में फिर रिन्यू करेंगे आप, अगले साल में फिर बैंक गारंटी रिन्यू करेंगे। तो ये किप्सन जो भी है आपका इस साइकिल चलता रहता है। तो ये हो गया B1 बॉन्ड। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इस तरह का डॉक्यूमेंट है कि जिसमें आपको अमाउंट जो रहती है कि वो मेंशन नहीं रहती है, ओपन रहती है अमाउंट। उसमें आप डाल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट दैट कीप्स ऑन हैपनिंग इन दैट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और उसमें बीजी भी आपको लगती नहीं है, बैंक गारंटी भी लगती नहीं। तो ये हो गया लीगल अंडरटेकिंग। बाद में B2 बॉन्ड। तो B2 बॉन्ड जो है, बॉन्ड इस तरह का बॉन्ड है कि जो आपको, जब आप इंपोर्ट करते हैं और आपको इंपोर्टेड जो गुड्स है उसकी वैल्यू जो डिक्लेयर की है, वो वैल्यू का आपको सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए आप कस्टम्स को बोलते हैं कि ये मुझे प्रोविजनल असेसमेंट बेसिस पे इसको कस्टम्स क्लियर कराना है। तो कस्टम वाले जो है कि प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आपको बॉन्ड देने को बोलते हैं। तो वो B2 फॉर्म में बॉन्ड रहता है। तो B2 फॉर्म में बॉन्ड आप बना के देंगे तो कौन से अमाउंट पे बॉन्ड बनेगा? ये अमाउंट जो है कि जनरली कैलकुलेट की जाती है कि आपकी जो बेसिक उन्होंने अभी असेसमेंट के लिए पकड़ी है, मतलब बिफोर असेसमेंट जो वैल्यू उन्होंने पकड़ी है क्लियरेंस के लिए, ये अमाउंट है, समझो आप, इट इज B। तो जब असेसमेंट होगी उस समय में हायर अमाउंट पे असेसमेंट अगर होती है, ए अमाउंट मतलब ए वैल्यू जो है, तो A-B, ये ये जो अमाउंट आती है, डिफरेंस ऑफ द एसेस अमाउंट एज वेल एज द क्लियर अमाउंट एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस, एक्चुअल क्लियरेंस, ये दोनों में पे जो ड्यूटी आने वाली है, कस्टम्स ड्यूटी, उतनी अमाउंट का बॉन्ड आपको देना पड़ता है। वो एंटिसिपेट करके कि इतनी बढ़ेगी तो जो भी है, तो अमाउंट वो डालते नहीं कि अगर जो भी अमाउंट होगी तो उतनी अमाउंट के लिए आप उस पे ड्यूटी भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल करके दैट बॉन्ड विल बी गिवन। ये बॉन्ड पे आपको बैंक गारंटी भी उसी तरह से देनी पड़ेगी, ब्लैंक बैंक गारंटी, कि उतने अमाउंट को जो आपको अट्रैक्ट होगी। तो B2 बॉन्ड हो गया। तो B2 बॉन्ड में भी आपको 25% जो है बैंक गारंटी आपको देनी पड़ेगी, जो भी अमाउंट आएगी उस बेसिस पे। तो ये हो गया प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वैल्यू जो है कि अगर वो वैल्यू SVB में जाती है, स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच, तो और उसका लीगेलिटी बढ़ता है। उसके बजाय प्रोविजनल पे निकाल के आप उसको बाद में असेस कर सकते हैं। जो भी असेसमेंट आएगी उस बेसिस पे फिर आपको असेसमेंट ऑर्डर आएगी, उस बेसिस पे आप उतनी ड्यूटी भर के वो मैटर जो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो जो इस तरह के गुड्स जो है कंटिन्यू अगर आप इंपोर्ट करने वाले हैं तो साल के लिए इस तरह का जो भी है B2 बॉन्ड दिया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों कि B4 बॉन्ड। तो ये हो गया कि आपकी इंपोर्ट्स के लिए B4 बॉन्ड है। ये आपके गुड्स अगर किसी कारण सीज हो गए
एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स या इंपोर्ट किए हुए गुड्स, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगने वाली है उसका बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, ताकि वो क्लियरेंस करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए आपको वो बॉन्ड आपको देनी पड़ेगी, ताकि वो आपका आपके गुड्स निकल जाए, और जो जो भी वट एवर द मैटर इज देयर, जो भी आपकी लीगल केस है, वो आपकी लीगल केस इसमें चलती रहे। तो इस तरह से दोस्तों बी फोर बॉन्ड का सिग्निफिकेंस है। इसके बाद दोस्तों आता है एलयूटी का, हमने बी 17 बॉन्ड। तो बी 17 बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड नॉर्मली 100% ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एसटीपी, बीटीपी, ईएसटीपी, या एसईजेड, एईजेड, एफटीजेड, इन तरह के जो जोन से उनके लिए एप्लीकेबल है। तो नॉर्मल जो मैन्युफैक्चर है उनके लिए ये बी 17 बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं है। और नॉर्मल बी 1 बॉन्ड और बी 2 बॉन्ड जो भी है, उसमें अगर आप एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, तो आपको जो बैंक गारंटी है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो आपको 0% पड़ती है बैंक गारंटी। स्टार एक्सपोर्ट हाउस होल्डर अगर है, स्टेटस होल्डर है, तो आपको उधर बैंक गारंटी देने की जरूरत नहीं रहती। ईओयू में जो है दोस्तों, इस तरह के बी 17 बॉन्ड देना पड़ता है। तो क्यों देना पड़ता है? क्योंकि ईओयू का मतलब है ईओयू एसईजेड, क्योंकि आप 100% जो इंपोर्ट करेंगे, वो स्कीम जो है 5 years की वैलिड है, जब सेटअप हो जाए। जब इंपोर्ट करेंगे आप, वो ड्यूटी फ्री रहेगा। जब लोकल प्रोक्योर करेंगे आप, वो ड्यूटी फ्री रहेगा। और उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे, वो जो है वो ड्यूटी फ्री रहेगा। अर्लियर एक्साइज ड्यूटी जो है और कस्टम ड्यूटी के लिए नॉर्मली जो है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, जिसे CT3 या PRC बोलते थे। नाउ इसमें जो भी ईओयू में इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें आईजीएसटी जनरली एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये भी फैसिलिटी कि आप ड्यूटी पे करके लेके आए और उसका क्रेडिट ले, दोनों मतलब आप लोकल करेंगे तो उसको क्रेडिट भी ले सकते हैं, या इंपोर्ट करेंगे तो उसको भी ड्यूटी पे करके आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो आइदर वे दोनों बेनिफिट अवेलेबल है। तो ये बेनिफिट आपको एनुअल में, आपको जो भी लगने वाला 5 years का, जनरली क्या है कि 5 years का आपका कैलकुलेशन देना पड़ता है कि कितना वैल्यू का आप इंपोर्ट करने वाले, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स एक्सेट्रा, और कितने गुड्स का आप ये करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, कितना अमाउंट का। इसके अलावा कितना गुड्स जो है आपका री इम्पोर्ट होगा, करेक्ट, कितना गुड्स आपका री एक्सपोर्ट होगा, इस तरह के सारे। इसके अलावा आपके वेयर हाउसिंग में कितना 3 months तक कितने गुड्स रहेंगे, इसका इसका सारा समरी मिला के आपका बॉन्ड एक्चुअली दिया जाता है, जो बी 17 बॉन्ड है। तो बी 17 बॉन्ड में आपका ये बॉन्ड स्प्लिट अप करना पड़ता है अलग अलग पर्पज के लिए। जैसे आपको एक्सपोर्ट जो है, एनुअल बेसिस पे एक्सपोर्ट्स के एक सर्टेन वैल्यू आएगी, तो एक्सपोर्ट के लिए स्प्लिट अप होगा। इंपोर्ट कैपिटल गुड्स वगैरह के लिए स्प्लिट अप होगा। और फिर आपका इसका ट्रांसशिपमेंट जो बॉन्ड है उसके लिए कुछ स्प्लिट अप रहेगा। तो जनरली ट्रांसशिपमेंट बॉन्ड के लिए स्प्लिट अप करते नहीं है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट एक बॉन्ड जो है कि ये एग्जीक्यूट किया जाता है ईओयू के लिए भी, या ICZ ईओयू बीटीपी के लिए, ताकि आपका जब पोर्ट्स पे गुड़ आता है, और पोर्ट से जब आपके प्लांट में आता है, या फिर आईसीडी में आता है, आईसीडी से जब आपके प्लांट में आता है, तो ये बीच में का जो ट्रेवल है, इधर पोर्ट टू फैक्ट्री या आईसीडी टू फैक्ट्री, ये बीच में का ट्रेवल जो है आप सिक्योर करने के लिए बॉन्ड की जो अमाउंट है, और फिर आपको डेबिट डालनी पड़ती है, और फिर उसका क्रेडिट होता है ट्रांसशिपमेंट। मतलब जब वहां पहुंचेंगे तो SMTP परमिशन बोलते हैं उसको, और उसके लिए बॉन्ड लगेगा, और आने के बाद उसको बॉन्ड ये करना पड़ेगा। जनरली पहले स्टार्टिंग में ये सारी जो भी फॉर्मेलिटीज है, ये CHA कर लेता था। तो SMTP बॉन्ड, और इसके साथ और सारे मिसलेनियस बॉन्ड्स भी है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके साथ एक कंटेनर बॉन्ड आता है,
जो शिपिंग लाइन, कंटेनर बॉन्ड और सिक्योरिटी जो शिपिंग लाइन लेती है। इसके बाद ट्रांसशिपमेंट बॉन्ड का मैंने आपको एक किया। इसके बाद एक रूल है जो कस्टम्स एक्ट के अंदर आता है कि हमें इंपोर्ट करना है ड्यूटी फ्री एट अ कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, एंड फिर हमें वो री एक्सपोर्ट करना, मतलब आपका स्पेसिफाइड एंड यूज पर्पज जो है उसके बिहाफ पे आपको पर्पज जो है कि आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं या कुछ स्पेसिफाइड ईओयू को सप्लाई करने वाले हैं या डीम एक्सपोर्ट करने वाले हैं या मर्चेंट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, एससीजेड को सप्लाई करने वाले हैं, ये स्पेसिफाइड पर्पज जो है आपका, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जैसा है वैसा एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये स्कीम का बेनिफिट मिलता है। कस्टम्स जो है कि import at the concessional rate of duty for specified purposes, रूल्स 2017। तो 2017 का ये रूल है, अर्लियर ये अमेंड हो गया। तो इस तरह से जो है कि उसके लिए भी आपको बॉन्ड और बैंक गारंटी देनी पड़ती है, और जब आप ऑब्लिगेशन जो है फुलफिल करते हैं तो आपको फिर रिक्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मली कस्टम्स के जो बॉन्ड्स रहते हैं, कस्टम्स एंड ये रहते हैं कि आप जो भी स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे या आईजीएसटी के कस्टम, मतलब आप ड्यूटी फ्री एग्जाम्पशंस जो है वो बेनिफिट उठाएंगे। फॉर एग्जांपल एडवांस लाइसेंस, एडवांस ऑथराइजेशंस, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशंस, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ये स्कीम है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, ये स्कीम है। तो ये स्कीम के अंडर जो है कि आप, या फिर यू आर इम्पोर्टिंग टू सप्लाई द इंटरनेशनल कमर्शियल बिडिंग पे जो प्रोजेक्ट्स है, मतलब डीम एक्सपोर्ट करने वाले उसके लिए आप इंपोर्ट करने वाले हैं, जो भी 10 कैटेगरी का डीम एक्सपोर्ट है। तो इस ये जो है स्पेसिफाइड के पर्पज के लिए आपको कस्टम में आपको बॉन्ड देते हैं, ये ड्यूटी का बेनिफिट उठा रहे हैं इसलिए बॉन्ड देना पड़ता है। नॉर्मल अगर आप ड्यूटी पे करके ला रहे हैं तो उसके लिए बॉन्ड नहीं देना पड़ता है। लेकिन आप ये ड्यूटी फ्री स्कीम्स जो है इसका लाभ लेना चाहते हैं, इसकी यूटिलिटी आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो फिर आपको बॉन्ड एंड बैंक गारंटी देनी पड़ती है। तो इसका भी कस्टम में आपको बॉन्ड एंड बैंक गारंटी उस समय में देनी पड़ती है, रजिस्टर करना पड़ता है बॉन्ड, एंड अकॉर्डिंगली आपको कस्टम क्लियरेंस में वो डेबिट और क्रेडिट चलता रहता है। इसके बाद आप अगर आपका गुड्स जो है ये स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच के अंदर आता है तो उस समय में एसवीबी का भी बॉन्ड आपको देना पड़ता है, क्योंकि स्पेशल वैल्यूएशन में फिर वो आपको क्लियरेंस जल्दी नहीं होगा। अगर आप उस समय में क्लियरेंस चाहते हैं तो एसवीबी का बॉन्ड देके आप क्लियरेंस करवा सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों की सारी बातें कि जिसमें कौन कौन से जनरली बॉन्ड्स देने की जरूरी हो जाती है, और किस तरह के कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, ये सारी बातें हमने बताई। तो इसके अलावा कस्टम्स के इतने बॉन्ड्स रहते हैं, एडवांस लाइसेंस में बताया, ईपीसीसी, तो इतने जो भी ड्यूटी फ्री आप बेनिफिट्स लेना चाहेंगे कस्टम से आईजीएसटी में, अ, उसके लिए बॉन्ड देने की जरूरी हो जाती है। तो और एक कंटेनर बॉन्ड जो है जनरली वो हम कंटेनर शिपिंग लाइन लेती है। लेकिन आपको एक और आपको पता ही भी नहीं होगा शायद कि कंटेनर इज ऑल्सो ए कमोडिटी। कंटेनर भी एक क्या है, कमोडिटी है, क्योंकि जब इंपोर्ट होती है कंटेनर, कंटेनर इज ओन बाय अ सर्टन शिपिंग लाइन, करेक्ट। तो शिपिंग लाइन जो है वो ओनरशिप है उनकी, और कंटेनर जो लाती है उसकी भी वैल्यू है। तो जो वैल्यू, नॉर्मली शिपिंग लाइन को भी एक बॉन्ड देना पड़ता है कस्टम में ऑन एनुअल बेसिस। तो जो भी कंटेनर इंपोर्ट होता है तो उसकी वैल्यू जो है कि उसकी वैल्यू डेबिट पड़ती है बॉन्ड में। वो कंटेनर 6 मंथ के अंदर एक्सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा रूल है। तो ये रूल री एक्सपोर्ट के लिए भी है, मतलब हमारे कुछ और गुड्स जो है अगर वो रिजेक्टेड हो गए हमारे जहाँ पे भी हमने एक्सपोर्ट किया है, तो हम उसको लाते समय जो है कि इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हमें उस समय में हमें बॉन्ड देना पड़ेगा, और फिर ही एक्सपोर्ट करेंगे हम। तो ये
समय में भी हमें बॉन्ड देने की जरूरी पड़ती है। दूसरा कि हमारे इधर रिजेक्टेड हो गए और हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और फिर वही गुड्स इम्पोर्ट करना चाहते हैं, उस समय में भी हमें इस तरह का बॉन्ड देना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसमें ड्यूअल प्रोसेस इन्वॉल्व है तो उस समय में भी बॉन्ड हमें देना पड़ता है। तो जो मैं सिचुएशन कर था कि जब कंटेनर आया तो उसकी ड्यूटी डेबिट पड़ती है, कंटेनर 6 मंथ्स के अंदर जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो मतलब इट इज नॉट एक्सपोर्टेड बैक, तो उसकी ड्यूटी जो है, जो शिपिंग लाइन है, पेबल करने के लिए लाइबल हो जाती है। इसलिए कोई भी कंटेनर 6 मंथ्स के ज्यादा यहाँ रुक नहीं सकता है। हर एक को वो ट्रैवलिंग में 6 मंथ्स के पहले वो ट्रैवलिंग होते रहना है, नहीं तो फिर उसको ऐसे उसके 10-20 हजार भी कंटेनर जो है कि एक जगह पे पड़े रहेंगे तो सारी तो ड्यूटी उसको भरनी पड़ेगी, जो भी शिपिंग लाइन है। तो दोस्तों, बहुत सारे कंसेप्ट जो है कि बहुत कम लोगों को पता है। और जैसे कि कंटेनर है, कंटेनर को वाला बॉन्ड भी इसीलिए लेते हैं कि पहले ऑलरेडी उनका इंश्योरेंस रहता है, शिपिंग लाइन का इंश्योरेंस है ऑलरेडी, कंटेनर जो भी उनका कंटेनर है। तो उसके अलावा ये एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी वो कर हमारा ऐसे कर लेते हैं, जो कस्टमर से है उससे बना लेते हैं ताकि वो और सिक्योर रहे। तो बॉन्ड और बैंक गारंटी और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इस बेसिस इस सब्जेक्ट पे टॉपिक पे हमने बहुत सारा बातें आपको अवेयर किया। इसके अलावा और भी कुछ आपके क्वेरीज होंगे या आपके इश्यूज होंगे तो आप जरूर हमें पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे आप कुछ मैसेज भेज सकते हैं या वो चैट मैसेंजर द्वारा भी आप हमें जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।